हिंदी की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी और पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 पाठ संख्या 10। पाठ का नाम नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। तो हिंदी की इस घंटी में आपका स्वागत है। पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। स्वयं प्रकाश जी कौन हैं, इनका साहित्य कैसा है, इनकी रचना धर्मिता कैसी है, आदि आदि। देखिए, मध्य प्रदेश एक सुंदर सा राज्य है अपने देश का, और वहाँ का एक सुंदर सा शहर इंदौर है। वैभवशाली शहर, समृद्ध शहर। सन 1947 में वहीं स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई इनकी राजस्थान में हुई और वहीं इन्होंने यांत्रिक अभियंत्रण की पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में अभियंता के पद पर नौकरी करने लगे। अपने कार्य में कुशल प्रारंभ से ही रहे, बल्कि यूं कहिए कि कुशलता बचपन से ही इनके साथ रही है। लंबे समय तक नौकरी करने के बाद इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ गए। वहीं आजकल ये रह रहे हैं और वहीं से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है वसुधा, उसके संपादन में अपना योगदान दे रहे हैं। और साहित्य की साधना इनकी पहले से चल रही है। इनकी सारस्वत साधना को देखते हुए, इनके विशिष्ट अवदान को देखते हुए इन्हें कई सम्मान पुरस्कार से सम्मानित पुरस्कृत किया गया। यथा पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनसे ये सम्मानित किए गए। हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार की कहानी प्रचलित हुई है। उन कहानियों में से एक विशेष प्रकार की कहानी है समकालीन कहानी। तो स्वयं प्रकाश जी 8वें दशक में इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। यूं कहिए कि समकालीन कहानी के ये महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, विशिष्ट पहचान है। और अब तक इनके लगभग 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।
अगर प्रमुख संग्रहों पर विचार करें तो नाम इस प्रकार से हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि आदि। इन्होंने उपन्यास पर भी अपनी लेखनी चलाई है। यूं तो इनके कई उपन्यास हैं, लेकिन दो की चर्चा साहित्य जगत में अक्सर होती है। ये हैं बीच में विनय और ईंधन। देखिए, जब आप इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर विचार करेंगे तो पाएंगे इनकी समकालीन कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव दिखाई पड़ता है, और इसके साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों का आम जीवन कैसा होता है ना, उसका भी इन्होंने मनोरम चित्रण किया है और बड़ी ही कुशलता के साथ किया है। आप समाज में कई प्रकार के भेदभाव देखते होंगे या देखेंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। तो लेखक ने अपने जीवन में कई प्रकार के भेदभाव देखे हैं, जातिगत, संप्रदायगत, लिंगगत। इन्होंने अपनी लेखनी से इन तमाम प्रकार के भेदभावों के विरुद्ध प्रतिकार के जीवंत स्वर को अपनी शक्ति दी, उसे उभारने का काम किया। इस प्रकार से इनकी जो किस्सा गोई शैली है अद्भुत है, और हिंदी की जो वाचिक परंपरा है, लेखक की शैली उसे समृद्ध करती है। आम जनता की बोली कैसी है, तौर तरीके कैसे हैं, ठीक वही खरी बोली हिंदी आप इनके साहित्य में पाएंगे। इन्होंने उसे ही अपनाया है और इस भाषा में सरलता है, सहजता है, प्रभावोत्पादकता है, और यूं कहिए शब्द भेद के सभी रूपों के दर्शन आप करेंगे। तत्सम के शब्द, तद्भव के शब्द, देशज और विदेशज, है ना। चाहे वो उर्दू फारसी हो, अंग्रेजी हो, अन्य भाषाओं के क्यों न हो, इन्होंने इन सबों का प्रयोग बखूबी किया है। जब आप इनके साहित्य पर विचार करेंगे तो देखेंगे मुहावरे, लोकोक्ति, हास्य व्यंग्य, इन सबों के प्रयोग से सुचारुता आ गई है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक ही वाक्य में अनेक भाषाओं के कई बहुप्रचलित शब्दों का प्रयोग इन्होंने बड़ी कुशलता के साथ किया है, और एक ऐसी परिपाटी की शुरुआत इन्होंने की, एक नई परिपाटी की, जिसे पढ़कर पाठक गदगद हो जाते हैं,
है ना। और इनकी यह परिपाटी सरल है, सहज है और भावना के तौर पर सुग्राह्य है। आप इनके द्वारा, है ना, लिखा हुआ पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे और यह ऐसी कहानी है जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अब आप कहेंगे देश क्या है, देशभक्ति क्या है? मानचित्र में आप अपने देश का, भारत का मानचित्र देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो केवल वह चित्र, मानचित्र ही देश नहीं है अपना, है ना। ऐसा भूभाग जो केवल चारों ओर सीमाओं से घिरा हुआ हो उसे केवल देश नहीं कहते। ये शब्द लेखक के हैं, स्वयं प्रकाश जी के शब्द। तो फिर देश किसको कहते हैं? देखिए, अगर आप समाज अध्ययन पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान, तो वहाँ पढ़ेंगे आप, है ना, राज्य के लिए 4 तत्व होते हैं, जिसमें पहला स्थान है भूमि, फिर है जनसंख्या, फिर है सरकार और तब है संप्रभुता। तो यहाँ समाज अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की बात नहीं की जा रही है, यहाँ तो हिंदी साहित्य है और साहित्यिक लहजे में लेखक इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि केवल सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग देश नहीं कहलाता। तो फिर देश हम कहते किसको? देखिए, इस भूभाग में रहने वाले नागरिक, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, नदी नाले, पहाड़, है ना, इन सबों के मिलने से एक पूर्ण देश, संपूर्ण देश का निर्माण होता है, जिसे देखकर हमारी भावना जगती है और इन सबों से हमारा अनुराग होता है, लगाव होता है, ममता होती है और इन्हें समृद्ध बनाने की जो भावना मन में उमड़ती है वही देशभक्ति है ना। पिछले दिन हमने पुष्प की अभिलाषा की चर्चा की थी। माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा की कविता है पुष्प की अभिलाषा। 9वीं कक्षा में आपने पढ़ी हो, सुनी हो, नहीं तो आप अभी सुन लें, अंतिम 4 पंक्तियां देशभक्ति की बात आप समझ जाएंगे। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, है ना। आज्ञा की बात हमने कभी की होगी, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा कहते हैं एक जगह, मान लिया इतने वर्षों की आज़ादी में आपको कुछ नहीं मिला, सोचिए आपने क्या दिया अपने अब तक के समय में देश को। लेने की बात सभी जानते, देने की बात अगर हम जान जाएं तो वह अच्छी बात, त्याग की बात, समर्पण की बात, अधिकार की बात तो सभी करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात, है ना, उपदेश की बात सभी करते हैं, लेकिन उदाहरण की बात, तो उपदेश से उदाहरण अच्छा, अधिकार से कर्तव्य पालन अच्छा, ईमानदारी अच्छी, सुपथ पर चलना अच्छा, किसी का भला कर देना अच्छा, बुरा करना तो दूर की बात, बुरा सोचना भी गलत है, भला कर देना
सबसे अच्छा। देश के लिए त्याग, मनसा वाचा कर्मणा। अपना परिवार तो सभी पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन जब विश्व को परिवार कहेंगे, है ना, कामायनी की बात करें तो देशभक्ति समझ में आएगी। महाकवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अपना सुख तो केवल अपना है, लेकिन जब आप अपने सुख के दायरे को बढ़ाएंगे और उसमें सभी आ जाएंगे, तब फिर आपको कितना आनंद होगा, यह अकथनीय है, अवर्णनीय है। यही है देशभक्ति। जहाँ हम जय मिथिला नहीं, जय बिहार नहीं, जय भारत नहीं, हम जय जगत का उद्घोष करते हैं और तब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारी है। और मैंने पहले कहा कि इन्होंने, लेखक ने, स्वयं प्रकाश जी ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर वसुधा नामक पत्रिका के संपादन में अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए वसुधा, है ना, तमाम प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी है हमारी वसुंधरा, हमारी धरती। यह रत्न गर्भा है और इस धरती पर आप जैसे कल के कुशल नागरिक, देश के भविष्य, आपके कंधे पर देश का भविष्य आने वाला है, भारत का भार पड़ने वाला है। इसलिए आपकी कुशलता, आप में देशभक्ति और देश के लिए त्याग, देश को समृद्ध बनाने में आपका योगदान, यह अहम है, यह महत्वपूर्ण है। और यह भावना अगर आप में आ गई तो साहित्य का अध्ययन, साहित्य का अध्यापन, साहित्य का चिंतन, साहित्य का मनन सार्थक हो जाएगा। इसीलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो स्वयं प्रकाश जी ने अपने इस पाठ के द्वारा, नेताजी का चश्मा पाठ के द्वारा, है ना, देशभक्ति की भावना भरने का काम किया है। और इसमें कथा नायक यूं तो हालदार साहब हैं, जो हर 15वें दिन अपने काम से कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा क्या है? देखिए, आप शहर जानते हैं, आप दरभंगा को ले लीजिए, है ना, और दरभंगा की तुलना में आप बहेड़ी को ले लें, सिंघिया को ले लें, कुशेश्वर स्थान को ले लें, सकरी को ले लें। और अगर आप गांव के रहने वाले हों तो अपने गांव को ले लें। तो गांव और शहर के बीच कस्बा आता है, मतलब गांव से विकसित, समृद्ध, कई प्रकार की सुविधाओं से युक्त और शहर से थोड़ा कम, है ना, वो है कस्बा। और स्थानीय स्वशासन की बात आप जानते हैं, है ना। अब जैसे गांव अगर बड़ा है तो वहाँ ग्राम पंचायत, अगर बड़ा नहीं तो 2-3 गांव मिलाकर के ग्राम पंचायत बनती है, जहाँ मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं और भी सदस्य होते हैं। और अगर उससे बड़ा है, जैसे कई पंचायत मिलकर के एक प्रखंड बनता है और कई प्रखंड मिलकर के एक अनुमंडल बनता है, जैसे आप दरभंगा जिला में ले लें बेनीपुर, बिरौल, ये दोनों अनुमंडल हैं।
दरभंगा मंडल है, जिला है, और कई जिला मिलकर के एक प्रमंडल बनता है। तो दरभंगा प्रमंडल भी है। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला, ये सब हैं। तो दरभंगा प्रमंडल भी है। तो कस्बा अब आप समझ चुके होंगे, मतलब गांव से थोड़ा विकसित और शहर से थोड़ा कम, छोटा, सुविधाओं के विचार से। तो इस कहानी में हालदार साहब, है ना, प्रारंभ से अंत तक है, और वही दृष्टा है, वही सृष्टा है, वही चिंतक है, और एक और महत्वपूर्ण पात्र है कैप्टन, जो किसी फौज का कैप्टन नहीं रहा अपने जमाने में, है ना। लोग उसे कैप्टन कहते थे, है ना। हिंदी में भी ऐसे कई नाम हैं, कई व्यक्ति प्रसिद्ध हो चुके हैं, जैसे मैनेजर पांडे नाम ही था, हवलदार त्रिपाठी, है ना। तो ऐसे ऐसे नाम कभी मिल जाया करते हैं। तो लोग उसे कैप्टन कहते थे, और वह लंगड़ा कर चलता था, विकलांग था, है ना। और उसका पेशा क्या था? चश्मा बेचना। उसकी कोई दुकान नहीं थी, साधारण था वह, यूं कहिए निर्धन था, गरीब था। अब पेशा तो चाहिए, आजीविका तो चाहिए, काम धंधा तो कुछ चाहिए। तो वह चश्मा बेचता था, घूम घूम कर, गली गली, जैसे फेरी वाला घूमता है। आपने 7वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ा होगा, एक कहानी पढ़ी होगी, मिठाई वाला। कैसे वह कभी खिलौने बेचने आता है, कभी मिठाई बेचने आता है, कभी बांसुरी बेचने आता है, बच्चों को, है ना, खुशी देने के लिए, बच्चों को खुश देखने के लिए। याद कीजिए उस मिठाई वाला कहानी को। तो यह जो कैप्टन है वो चश्मा बेचता है। इस कहानी में एक और पात्र है पान वाला, जो सड़क के किनारे पान की दुकान में बैठता है, पान बेचता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है, लेकिन वह व्यंग्य भी करता है कैप्टन पर में। हालदार साहब को कभी कभी वो अच्छा नहीं लगता है इस तरह से बोलना, है ना। जब लेखक ने पूछा, हालदार साहब ने पूछा, क्या कैप्टन कभी, किस फौज का कैप्टन नेताजी के साथ रहा क्या, किसी फौज में था क्या? तो क्या बोलता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अब देखिए, अगर आप सही सलामत है और आपको कोई मजाक में कह दे लंगड़ा, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना बुरा लंगड़ा को लंगड़ा कह दिया जाए। हमारी और आपकी आंखें ठीक हैं भगवान की दया से, और कभी देखने में भूल हो जाए, अंधा हो क्या, लोग ऐसा कह देते हैं, नहीं कहना चाहिए लेकिन लोग कह देते हैं। तो उतनी तकलीफ हमको, आपको या आँख वाले को नहीं होती है। लोग इसे मजाक में लेते हैं, ठिठोली मान लेते हैं। लेकिन वाकई में आप कल्पना कीजिए, कोई अंधा है और उसे आप अंधा कह दीजिए, तो उसे बात बहुत तीखी लगती है, बात चुभ जाती है। उसे कितना दुख होता होगा या उसकी आत्मा जानती होगी। तो हालदार साहब को पान वाले की वह टिप्पणी अच्छी नहीं लगी। मैं आपको अभी केवल संक्षेप में कहानी के इर्द गिर्द थोड़ा भ्रमण करा रहा हूं। अब देखिए, हर जगह, अपने भी शहर में कई महापुरुषों की मूर्तियां बनी हुई हैं।
आपने लोहिया चौक देखा है, वहाँ राम मनोहर लोहिया जी जो समाज सेवी थे, समाजवादी थे, है ना, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। आप कहीं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा देखते होंगे, कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा देखते होंगे। आप बेता चौक से थोड़ा उत्तर बढ़िए तो जो चौराहा मिलता है, वहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा मिलेगी। अगर आप दरभंगा चलिए, हराही तालाब है दरभंगा स्टेशन से उत्तर, तो उस तालाब के उत्तरी भाग में आप देखेंगे जहाँ एक कॉलेज है, वहीं बगल में एक प्रतिमा है, कवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा, है ना। और थोड़ा आगे बढ़िए आकाशवाणी की तरफ, तो पंडित सुरेंद्र झा सुमन की प्रतिमा लगी हुई है। और आगे बढ़ जाइए, है ना, भोगेंद्र झा की प्रतिमा लगी हुई है। आप हसनचक पर चलिए तो वहाँ आप चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा देखेंगे। दरभंगा टावर चौक से आप दक्षिण की तरफ जाएं तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखेंगे। कहीं आप लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा देखेंगे, मतलब महापुरुषों की प्रतिमा। आप कुंवर सिंह कॉलेज चलिए तो वहाँ वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा आप देखेंगे। तो महापुरुषों की प्रतिमा क्यों लगाई जाती है? कहीं भगत सिंह की प्रतिमा देखेंगे भगत सिंह चौक पर, टावर चौक से पूरब, इसलिए कि पहली बात हम महापुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन निवेदित करें। दूसरी बात, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व से हम आप आने वाली पीढ़ी कुछ सीख सके, उनके त्याग को, है ना, उनकी देशभक्ति को हम नमन कर सकें, जान सकें, महापुरुषों की अच्छाइयों को हम सीख सकें, इसलिए प्रतिमा लगाई जाती है। तो कस्बा में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी, तो हर 5 साल पर चुनाव हुआ करते हैं ना, तो वहाँ भी चुनाव का समय नज़दीक था। सोचा वहाँ के अधिकारियों ने, है ना, कि हम अपने शहर में ऐसा कुछ करें, कस्बा में कुछ करें, जैसे ये स्थानीय स्वशासन का क्या काम है, कहीं स्कूल बनवा देना, मनोरंजन घर बनवा देना, बाजार हाट की व्यवस्था करना, नल जल की व्यवस्था करना, है ना, निकास बात की व्यवस्था करना, स्वच्छता की व्यवस्था करना, नहीं, नाले की व्यवस्था करना, मतलब हर जन उपयोगी, जनोपयोगी कार्यों की तरफ ध्यान देना, कि लगे कि हम प्रगतिशील हैं, हम विकास की राह पर अग्रसर हैं। तो जिस कस्बा की बात की जा रही है, उस कस्बे में, है ना, जैसे सीमेंट का कारखाना, स्कूल, ओपन सिनेमा हॉल, है ना, बाजार आदि आदि। तो किसी नेता की मूर्ति नहीं थी चौराहे पर, तो सोचा कि किसी नेता की प्रतिमा लगवाई जाए, बनवाई जाए। तो बैठक हुई नेताओं की, अधिकारियों की, समाज सेवियों की, प्रमुख लोगों की, है ना, विद्वत जनों की। तो कई नाम आए, अंत में आम सहमत से नेताजी की प्रतिमा लगवाने की बात की गई। नेताजी की प्रतिमा बन गई। हम देखेंगे विस्तार से, कहानी सुनने पढ़ने के क्रम में, अभी संक्षेप में हम केवल प्रकाश डाल रहे हैं। तो उस नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, चश्मा टूट गया कि मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया कि वह जानता ही नहीं था, कई कारण हो सकते हैं। कुल मिलाकर के नेताजी की मूर्ति तो बन गई, बड़ी अच्छी मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो एकदम जीवंत लगती थी,
लगता था कि यह मूर्ति अब बोल उठेगी, तब बोल उठेगी। लगता था कि ये वाकई में, है ना, सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहना चाहते दिल्ली चलो, जैसे वो हुंकार भरते थे, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसा लगता था प्रतिमा को देख करके, प्रतिमा अब बोल उठेगी तब बोल उठेगी, आवक्ष प्रतिमा। लेकिन एक बात कमी, सबसे बड़ी कमी, चश्मा ही नहीं था। तो कैप्टन जो है चश्मा वाला, वो नेताजी की आंखों पर चश्मा डाल देता है। अब देखिए मैंने क्या कहा, कई प्रकार के शब्द, ऐसे ऐसे शब्द, बहुप्रचलित शब्द, विभिन्न भाषाओं के शब्द। अब जैसे गिराक, अब आप पहली बार में जब आप शब्द देखें गिराक, क्या गिराक क्या मतलब? गिराक मतलब ग्राहक, बोलचाल का शब्द, है ना। अब अंग्रेजी का शब्द आइडिया, आप ऐसे ऐसे शब्द देखेंगे, इसमें आपको मजा आएगा पढ़ने में, मजा मिलेगा सुनने में। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि आपकी आत्मा जुड़ जाएगी देश की भक्ति से। आप में देशभक्त की भावना आएगी कि हम देश के लिए क्या करें, कितना त्याग करें, देश को कितना समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें, नवनिर्माण में। और इस कहानी में आप देखेंगे कि कैप्टन जो है चश्मे वाला, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह जो चश्मा लगाता था, है ना, हवलदार साहब ने, जो हर 15वें दिन उस कस्बे से, चौराहे से गुजरते थे, है ना, तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं दिखाई पड़ा। तो पान वाले से पूछा तो बताया कि कैप्टन मर गया। दुखी हो गए, रुआंसे हो गए। सोचा कि अब मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा अगली बार से, है ना। सोचा कि अब कौन चश्मा पहनाएगा। लेकिन अगली बार जब वो फिर 15वें दिन के बाद जब आ रहे थे, अचानक, है ना, उनकी आंख मूर्ति की तरफ मुड़ गई, घूम गई। देखते अरे चश्मा, सरकंडे का चश्मा, बच्चे लोग खेल खेल में बना करके नेताजी की मूर्ति पर, है ना, सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। तो स्वयं प्रकाश जी क्या बताना चाहते हैं कि देशभक्ति केवल बड़े बुजुर्गों की ही बात नहीं है, युवकों की ही बात नहीं है, बच्चों के मन में भी देशभक्ति भावना रहती है। छात्र जीवन में हर छात्र, हर छात्रा, इन सबों के द्वारा सोचा जाता है कि हम बड़ा होकर देश को ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आपको निबंध अक्सर दिया जाता लिखने के लिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता, है ना। तो आप कल्पना कीजिए कि आप क्या करते, आप क्या करेंगे। और बचपन में जो योजना बनती है, बचपन में जो बात घर कर जाती है, कर्म क्षेत्र में आने के बाद वह लोग अपने जीवन में उतारते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, है ना। तो स्वयं प्रकाश जी ने यह बतलाया है इस कहानी के माध्यम से, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से, है ना, कि यह जो योगदान है देश के नवनिर्माण में, इस पुनीत काम में बच्चे भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। बच्चों का भी योगदान है ना। यही सबसे बड़ी बात इसमें है। कहानी की चर्चा हम लोग फिर अगले दिन करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।